वाला भी समझना था सर। हाँ। सर वो imb.h वाला जो एक्सटेंशन था वो वाला समझना था फिर से एक बार। ओके, हम फिर से एक बार देखेंगे, रिकॉल करेंगे। देखो, जब भी तुम कोई फाइल बनाते हो अपने सिस्टम पे, जनरली अगर आप VS कोड पे कोई फाइल बनाते हैं, जस्ट लाइक Q1.c हमने कल बनाया था, एक सिंपलेस्ट आपका प्रोग्राम जो है, एक हेडर फाइल हमने यूज किया है, हमने उसे प्रिंट किया है हेलो। ये आपका सिर्फ फाइल हो गया। आप जैसे ही फाइल बनाते हैं, आपका ऑटोमेटिकली इनपुट नहीं, आउटपुट आपका नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल के बाद उसे रन करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए आप लोग टर्मिनल स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल पे, एंड देन टर्मिनल आपका जो फर्स्ट है वो आप स्टार्ट करेंगे, एंड टर्मिनल ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा इनिशियली ऐसा आएगा। तो आपको टाइप क्या करना है, G++ आप टाइप कर सकते हैं, G++, देन उसके बाद आपका जो भी फाइल नेम है, यहाँ पे मेरा फाइल नेम क्या है, Q1 है, Q1.c। तो Q1.c मैं लिखूंगा और मैं एंटर करूंगा। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे मुझे किसी तरह का एरर या कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आया, दैट मीन्स मेरा जो फाइल है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका सिस्टम है GCC, बाय डिफॉल्ट जो एक आउटपुट जनरेट करती है वो ए डॉट, मेरे सिस्टम में मैं क्योंकि उबंटू में हूं तो A.OUT जनरेट करती है, आपके में A.EXE जनरेट करेगी। तो उसे मैं रन करने के लिए ये करता हूँ A.OUT, और वो मुझे हेलो प्रिंट कर देता है। जो भी उसका आउटपुट है वो मुझे एक्चुअल वो उस पर्टिकुलर आउटपुट जो फाइल है उसे वो रन करता है। पर अगर आपको मैन्युअली उसका नाम चेंज करना है कि मैं जैसा चाहूं वैसा उसका नाम होना चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा G++ एंड देन Q1.c एंड -o। जो आउटपुट है उसका नाम क्या होना चाहिए, Q1.out, एंड आप एंटर करेंगे और वो जो आपका आउटपुट जनरेट होगा उसका नाम Q1.out होगा। यहाँ पे देखो एक Q1.out जनरेट हुआ है, और इससे पहले जो चीजें जनरेट होती हैं वो होता है A.OUT। जस्ट एक मिनट, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया, ए नाम का मेरा एक फाइल है, और मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ CD A। ठीक है, अब मैं A डायरेक्टरी पे हूँ, जो मेरा डायरेक्टरी, जो मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो मेरा A है, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज Q.c। मैंने एक फाइल बनाया, ओके, एंड Q.c। ओके, यहाँ पे जब आप Q.c दिख रहा है यहाँ पे A के अंदर मेरा अब Q.c यहाँ पे एक बन चुका है, और Q.c को मैंने ओपन किया, एंड और जो मेरा एक बेसिक प्रोग्राम मेरा था वो वही चीज मैं उस पर लिख रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्शन प्रिंटिंग हेलो। ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड देन इंट मेन। ये मेरा मेन फंक्शन है, और उसका रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे, इंट इंट, सर इंट। यानी कि इंटीजर। ओके, इट शुड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। तो उसके लिए मुझे क्या कर लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूंगा, 0 एक इंटीजर है, इसकी जगह मैं 124 भी लिख सकता हूँ, या कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर चीज मैं वहां से इंटीजर वैल्यू वहां से रिटर्न कर सकता हूँ, या कोई भी एक वेरिएबल, मैं इवन दो से एक इंटीजर वेरिएबल भी दे सकता हूँ, जस्ट लाइक इंट, मैंने लिया Q1 ले लिया मैंने Q1, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी उसे 45। अब मैं उससे रिटर्न 40 Q1 भी करा सकता हूँ, Q1, क्योंकि Q1 एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे जैसे मैं ले जाता हूँ और करता हूँ, वो मुझे शो करता है इंट Q1, इसलिए वो इसे भी सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं हम। अब मुझे जब इसे कंपाइल करना है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा A फोल्डर है उसमें सिर्फ क्या है, QC बस है, Q.c। इसे मैं डायरेक्टरी में भी खोलता हूँ, 21 एंड A दिख रहा है मेरा फोल्डर। यहाँ पे सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ Q.c ही एक फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे ही मैं अब कंपाइल करता हूँ, अब मैं नॉर्मल कंपाइल कर रहा हूँ G++,
एंड q.c मैंने ये किया, उसने सक्सेसफुली उसे कंपाइल किया। देखो अब वहां पे a.out एक फाइल उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है, और यहाँ से भी चेक कर सकता हूं मैं, a.out फाइल यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स ये एक उबंटू में ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है या आउटपुट फाइल है, ठीक है। आप में वो a.exe बाय डिफॉल्ट जनरेट करेगा अगर आप विंडोज पे हैं तो, ठीक है। इसके बाद मैं अगर मुझे इसे मैन्युअली मैं जैसा नाम चाहता हूं वैसा अगर मुझे ये करना है तो उसका सिंटेक्स होगा g++q.c -o, ओके, -o एंड q.out, और मैं एंटर करूंगा। अब देखो यहाँ पे एक और आ गया, q.out भी उसने ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने उसे कहा कि भाई मुझे a वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए जो आपका नॉर्मल है, मुझे q के नाम से उसे जनरेट करो, तो उसने जनरेट किया q.out। क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. अब बात आती है कंपाइल करने के लिए। तो आपके में अगर आप विंडोज पे हैं तो आप सीधे q.exe टाइप करेंगे और वो ऑटोमेटिकली रन कर देगा, ठीक है। इसी टर्मिनल पे ही q.exe आप टाइप करेंगे और उसे रन कर देगा। मेरे सिस्टम पे से टर्मिनल पे यहाँ पे लिनक्स पे से उबंटू पे डॉट / देन आपका आता है q.out लिखना पड़ता है, और जैसे मैं लिखता हूँ वो उस चीज को रन करता है, क्योंकि वहां पे हमारे जो फाइल बना है वहां पे कोई भी चीज प्रिंटेबल नहीं है फिलहाल, इसलिए उसने जस्ट उसे रन किया। अब मैं यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एफ हेलो, मैंने वहां पे लिखा, ओके, प्रिंट एफ हेलो मैंने लिखा, और मैंने यहाँ पे इस लाइन को एंड कर दिया। मैं स्पेस इसलिए देता हूं ताकि मेरा प्रोग्राम क्लियरली विजिबल हो, आप लोगों को भी विजिबल हो, और आप चाहे तो कंटिन्यूअस लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से इसे कंपाइल करता हूं और q.out के साथ ही कंपाइल कर रहा हूं, और मैं रन भी अब q.out को करता हूं। देखो यहाँ पे हेलो उसने प्रिंट किया। जस्ट अ मिनट, मैं इसे क्लियर करता हूं। जितनी बार आप प्रोग्राम पे चेंजेस परफॉर्म करेंगे आप उतनी बार उसे कंपाइल करते जाएंगे, ठीक है। सभी को दिख रहा है कि हेलो उसने प्रिंट किया है? क्लियर है सभी को? हेलो एक जो प्रिंट एफ है, यहाँ पे प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो stdio.h पे पहले से ही डिफाइंड है वो वहां पे, एंड ओके, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड इन और हेडर फाइल stdio.h पे, ओके। और हम उसके बहुत सारे वर्जन्स डिफाइंड है, ओके। हम देखेंगे कैसे इसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोला जाता है, हम देखेंगे उसे कैसे करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं कराया, मैं सिर्फ हेलो प्रिंट कराया है, और जब अगर मुझे उसके हाँ बोलो। सर इसमें स्कैनफ का यूज नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? देखो हम सिर्फ अभी आज इनपुट देख रहे हैं, पहले हम सिर्फ प्रिंटिंग देख रहे हैं, उसके बाद हम इनपुट देखेंगे कि यूजर से यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट IO। अभी हम यहाँ पे सिर्फ आउटपुट कैसे आपको प्रिंट करना है वो हम देख रहे हैं, उसके बाद हम इनपुट पे भी आएंगे, ठीक है, ओके। यस सर। सपोज अब मुझे एक वैल्यू प्रिंट करनी है, Q1 की वैल्यू प्रिंट करनी है, ओके। प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ Q1, मुझे Q1 की वैल्यू प्रिंट करनी है। Q1 एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, आई थिंक कल कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, नहीं किया था, कोई बात नहीं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बोलते हैं कुछ एक स्पेशल सिंबल्स, एक तरह से प्लेस होल्डर्स बोल सकते हैं इसे, जिसे हम परसेंट से स्टार्ट होता है, परसेंट देन अ कैरेक्टर, परसेंट D यूज होता है फॉर इंटीजर्स के लिए, एंड परसेंट P इज फॉर प्रिंटिंग एड्रेस या पॉइंटर्स के लिए यूज होता है। ये हम आज देखेंगे, ये भी। देन परसेंटेज F यूज होता है आपके लिए फ्लोट वैल्यू के लिए, परसेंट C यूज होता है आपके कैरेक्टर के लिए, एंड परसेंटेज L यूज होता है आपके डबल के लिए।
सर एल डी। LD is long double. ओके, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, एंड लॉन्ग डबल हो गया। LD भी यूज कर सकते हैं आप। LD इज लॉन्ग डबल। ओके, और भी बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, पर जो मेजर जो चीजें आप हमेशा यूज करेंगे वो इन्हीं में से रहेंगे। परसेंटेज C मैक्सिमम यूज होता है। एक और होता है परसेंटेज S। दिस S इज फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ बेसिक्स हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम कुछ और भी यूज करेंगे तो उन्हें हम इंक्लूड करते जाएंगे। क्लियर है ये परसेंटेज स्पेसिफायर? क्योंकि हमें Yes, यहाँ sir. पे एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है हमें, तो हमें क्या यूज करना होगा? परसेंटेज D प्रिंट। अब यहाँ पे मैं सिर्फ मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है उसकी, तो मैंने परसेंटेज D मैंने लिखा मैंने वहां पे, और वहां पे मैंने जिस वेरिएबल का मुझे वहां पे वैल्यू प्रिंट करना है वो मैंने लिख दिया Q1। ये लाइन क्लियर हुआ सभी को कि मैंने क्या किया? वहां पे मुझे प्रिंट करना है, और किस फॉर्मेट पे प्रिंट करना है? मुझे एक इंटीजर फॉर्मेट पे प्रिंट करना है, एंड किसकी वैल्यू प्रिंट करना है मुझे? किस पर्टिकुलर वेरिएबल की मुझे Q1 की वैल्यू वहां पे प्रिंट करनी है। ओके, अब मैं इसे रन करता हूं। उस प्रोग्राम को मैंने सबसे पहले कंपाइल किया मैंने। ओके, प्रिंट। ओके, गुड। ओके, यहाँ पे देखा मैंने एक मिस्टेक जैसे ही मैं करता हूँ, या कोई भी मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो किसी का सिंटेक्स मिस्टेक हो सकता है। जैसे ही आपको ये करते हैं आपको कंपाइलर एक नोटिफिकेशन देता है, या इसे ही बोलते हैं एरर चेकिंग। यहाँ पे वो सिंटेक्स एरर चेक कर रहा है कंपाइलर। आपको यहाँ पे एक F इंक्लूड करना है, एंड देन लेट्स रिकम्पाइल इट। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल्ड, एंड आफ्टर दैट रन इट। हेलो 45। क्लियर है? यहाँ पे 45 उसकी वैल्यू है, उसने एज इट इज प्रिंट कर दी। यानी कि जो एक परसेंटेज D है, प्लेस होल्डर है, एक तरह से एक वैल्यू है जो एक और वैल्यू को रिप्लेस करती है, और वो कौन सी वैल्यू होगी? Q1 की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी मैं यहाँ पे वैल्यूज ले सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ्लोट लेता हूँ, फ्लोट, और इसे मैं देता हूँ QF मैं दे देता हूँ, एंड द वैल्यू ऑफ QF इज 34.23। ओके, और एक कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ कैर। और ये जो इंट, फ्लोट एंड कैर, इसे बेसिक डाटा टाइप्स बोला जाता है। इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ QC, या इसे जनरली CH एक वेरिएबल नाम, जनरली जो मोस्ट पॉपुलर जो यूज होता है कैरेक्टर के लिए वो CH होता है। और जब भी आप एक कैरेक्टर को आपको असाइन करना है तो आप ध्यान रखेंगे सिंगल कोट्स पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसे A असाइन कर दिया, सिंगल कोट्स पे आप उसे स्टोर कराएंगे। यहाँ पे जो CH है एक वेरिएबल है मेरा, कौन से टाइप का वेरिएबल है? कैरेक्टर टाइप का, और उस पर जो वैल्यू स्टोर्ड है, मैं यहाँ पे एक इसका डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। Here CH is a character type variable which is holding value of value A, और वैल्यू की जगह आप कर सकते हैं कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे कैरेक्टर A को A स्टोर हुआ है CH एक वेरिएबल पे। क्लियर है सभी को? और जब भी मैं इसे प्रिंट करूंगा, आप देखो मैं डिफरेंट सभी को डिफरेंट डिफरेंट ये पे कर रहा हूँ। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केप कैरेक्टर्स भी देखे थे, राइट? यस सर।
Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आप लोगों को कहाँ तक का पता चला? मुझे लगा कि नेटवर्क आई थिंक कहीं पे मिस हो गया था। कहाँ तक का आप लोगों ने देखा? हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. अमित कहाँ पे तुम लोग लॉस्ट हुए? नेटवर्क कहाँ पे गया? सर आप कंपाइल कर रहे थे सर ओके, स्केप सीक्वेंस पे। ओके, दैट मीन्स आप लोगों ने इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर कैसे मैंने डिक्लेयर किया और क्या मैंने डिफाइन किया, ये आप लोगों ने देखा? यस सर ओके, Yes. गुड। द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट 3 वैल्यूज मिल रहे हैं और मैं जस्ट इसके बाद मैं प्रिंट एफ, और अब मैं सभी जितने भी मैंने वेरिएबल्स लिए उनके सभी वैल्यूज को मैं डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड परसेंटेज एफ मैंने यहाँ पे दिया उसे, एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरी क्यू एफ की, एंड प्रिंट एफ परसेंटेज सी, एंड द वैल्यू इज ch, वेरिएबल इज ch। ठीक है, ये क्लियर है तीनों लाइन? यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंटीजर वैल्यू को ये किया, देन फ्लोट वैल्यू एंड देन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ एंड आफ्टर कंपाइलेशन रन इट। ओके, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, पर इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एक रीडेबिलिटी इसकी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं जो स्केप सीक्वेंस है मेरी, या स्केप कैरेक्टर्स है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक देखा था कुछ स्केप कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन के लिए क्रिएट करने के लिए होता है, स्लैश टी यूज होता है आपके टैब्स के लिए, एंड स्लैश बी यूज होता है बैक स्पेस के लिए, एंड स्लैश ए यूज होता है ऑडिबल बेल। अगर आपके सिस्टम पे या आपके पीसी जो आपका होगा, जो आपका कैबिनेट होगा, उसमें अगर बेल एक मदरबोर्ड पे रहता है, एक तरह से एक साउंड आती है, एक बेल की साउंड, एंड आर फॉर रिटर्न कैरिज, कैरिज रिटर्न उसे बोला जाता है। ठीक है, जनरली हम मोस्टली यूज करते हैं स्लैश एन एंड स्लैश टी को न्यू लाइन एंड टैब्स के लिए। ठीक है, इस पे कुछ और भी चीजें इंक्लूड होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको डबल कोट प्रिंट करना है तो आप स्लैश डबल कोट से प्रिंट करेंगे इसे, हम देखेंगे उसे अभी आज की क्लास में ही देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक नया लाइन जनरेट करना है कि सारी वैल्यूज मेरी डिफरेंट हो, तो मैं स्लैश एन सभी के एंड पे मैं स्लैश एन में इंक्लूड कर रहा हूं। ओके, ताकि मुझे हर एक लाइन के बाद जैसे ही उसका Q1 का वैल्यू वो प्रिंट करे, मुझे एक नई लाइन वहां से जनरेट हो जाए, एंड आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अनदर न्यू लाइन स्लैश एन, एंड आफ्टर कैरेक्टर वैल्यू अनदर न्यू लाइन। ओके, मैं इसे रिकम्पाइल करते हैं एंड देन रीरन। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, सबसे फर्स्ट लाइन पे हेलो आया, दैट मीन्स आफ्टर हेलो हेलो, एंड आफ्टर दैट 45, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू लाइन हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट नहीं किया है। आफ्टर दैट 34.23, एंड वो 6 डिजिट तक के कवर करता है वो, आफ्टर डॉट 1 2 3 4 एंड 5 6। ओके, एंड ए एज अ कैरेक्टर उसने एज इट इज वहां पे प्रिंट कर दिया उसे। क्लियर है सभी को ये? यस सर। बाकी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी पे होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है कि मैं कौन से फॉर्मेट में कौन सा यूज करूं, इसे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर कब यूज करना है, इस पे एक प्रॉब्लम आता है। और कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट होगी कि जस्ट एक लाइन आप प्रिंट करें, एक सिंपल लाइन, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं स्लैश एन से न्यू लाइन जनरेट करेगा, एंड एक फैंसी एक बोल सकते हैं सेपरेटर, इसे एक सेपरेटर की तरह यूज कर सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे एक सेपरेटर जनरेट करेगा वो। कंपाइल एंड रन। ओके, यहाँ पे एक लाइन उसने जनरेट की, एक लाइन सेपरेटर प्रिंट किया। अब इस लाइन के बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि मुझे अब तीनों वैल्यूज एक ही प्रिंट एफ में प्रिंट करनी है। ओके, तो उस केस में प्रिंट एफ, एंड सबसे पहले मुझे एक डेसिमल जो डिजिट है या जो इंटीजर वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करनी है डी से, एंड आफ्टर दैट मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट करनी है, देन परसेंटेज एफ, देन
%C। और ये सीक्वेंस आप लोगों को समझ आ रहा है? क्लियर है? ये मैंने Yes, sir. परसेंटेज डी Yes, दिया, sir. फिर परसेंटेज एफ, देन परसेंटेज सी। अब जिस सीक्वेंस पे ये वैल्यू मैंने परसेंट स्पेसिफायर दिया या फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस सीक्वेंस में मैंने वहां पे मेंशन किया है, उसी सीक्वेंस में मुझे वेरिएबल्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। जो भी मेरा है उसे उन्हें पुट करना पड़ेगा। Q1 फर्स्ट आएगा, एंड आफ्टर दैट QF, एंड आफ्टर दैट CH, एंड यहां से मैंने इसे टर्मिनेट किया। ओके, मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूं एंड रन। ओके, यहाँ पे दिख रहा है सभी को 45 फर्स्ट प्लेस पे प्रिंट हुआ है, देन 34.23000 एंड आफ्टर दैट A। ओके, क्लियर है सभी को? उसने एक ही, क्योंकि मैंने स्पेसेस बीच में क्रिएट किया है, इसलिए उसने एज अ स्पेस वहां पे स्पेस क्रिएट किया, और उन्हें वैल्यूज को उसने जो भी मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसे वो रिप्लेस करता है उस वेरिएबल के वैल्यू से। ओके, जो उस सीक्वेंस में आया है। ओके, इसे आर्ग्यूमेंट्स की तरह भी आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट, और ये उसके प्लेस होल्डर्स है। और यहाँ पे मजा एक मिस्टेक से भी आप यहाँ पे कुछ चीज सीख सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं और Q1 के प्लेस पे आप CH टाइप करते हैं, एंड CH के प्लेस पे आप सपोज Q1 टाइप करते हैं। अब क्या होगा? ओके, हमें सिर्फ फिर से एक बार रन करते हैं। जस्ट रन करने से पहले मुझे, ताकि डिफरेंस पता चले, मैं एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूं ताकि मैं आउटपुट पे उसे डिफरेंशिएट कर सकूं। एंड मैंने इसे फिर से कंपाइल किया एंड रन। ओके, यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे जो मेरा जो कैरेक्टर है, यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उसे कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए था, पर वहां पे कैरेक्टर नहीं 65 प्रिंट हुआ है। ASCII वैल्यू, या ASCII वैल्यू। सिस्टम क्या कर रहा है, जो आपका वेरिएबल है उसे एज अ डेसिमल ट्रीट करने की, एज अ इंटीजर ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो A है, तो उसने क्या किया, A को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, या A को उसने इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और A का इंटीजर फॉर्मेट आपका 65 है, हम जानते हैं, क्योंकि ये ASCII वैल्यू है। ठीक है, 34.23 को उसने एज इट इज ट्रीट किया, और यहाँ पे फिर क्या नेक्स्ट पे क्या आया, जो वैल्यू 45 थी, जो वैल्यू हमारी 45 थी, उसने क्या किया, 45, क्योंकि उसे कैरेक्टर में प्रिंट करना है, तो उसने क्या किया, 45 के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो 45 है, उसके लिए कौन सी ASCII सिंबल असाइंड है, उसे उसने प्रिंट कर दिया, वो हाइफन प्रिंट किया है उसने। ओके, इसे क्लियरली और हम ये कर सकते हैं, अगर हम इसे सपोज मैं यहाँ पे 45 की जगह मैं देता हूँ 65, देन 66, मैं सपोज यहाँ पे 66 करता हूँ इसे, ताकि हम बेटरली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूं। क्लियर है? आप यहाँ पे जो 66 जो वैल्यू थी, ये 66 जो है ASCII वैल्यू है B का, और उसने उसे कन्वर्ट कर दिया B पे। क्लियर है कि अगर आपको कभी कोई ASCII टू कन्वर्जन करना हो, ASCII टू इंटीजर या इंटीजर टू ASCII आपको अगर जानना है, तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं कि अगर आप किसी इंटीजर को उसके कैरेक्टर इक्विवेलेंट के साथ प्रिंट कराएंगे, या %C फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ आप प्रिंट करेंगे, तो उसका वो ASCII वैल्यू या ASCII कैरेक्टर फॉर्मेट देगा अगर न्यूमेरिकल को प्रिंट करेंगे, और अगर उसे %D के साथ प्रिंट करेंगे तो उसका वो इंटीजर वैल्यू देगा। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? किसी को कुछ Yes, sir. डाउट हो तो पूछ सकता है अभी भी। ओके, आज हमने सिर्फ प्रिंट एफ का कॉन्सेप्ट देखा कि प्रिंट एफ को आप कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप काफी सारे सिंटेक्स या इसे और डेकोरेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा कमेंट वहां पे प्रिंट करना है, इज वैल्यू ऑफ सपोज, ओके सॉरी, इसे मैं वापस से करता हूं। ओके, मैं एक और इसका सेम चीज का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैसे उस चीज, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर का आप दोनों चीजें ASCII वैल्यू भी प्रिंट करेंगे अपन, और इसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ
सबसे पहले मैं इस कैरेक्टर को प्रिंट करता हूं, परसेंटेज सी कैरेक्टर इन ASCII न्यूमेरिक फॉर्म इज परसेंटेज डी। सभी को ये स्टेटमेंट क्लियर है? मैंने ये लिखा परसेंटेज सी, और इसे मैं क्लोज करता हूं। परसेंटेज सी इज इन ASCII न्यूमेरिक फॉर्म इज परसेंटेज डी। अब यहां पे मैं सिर्फ देखो, अगर मैं सिंगल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देता हूं तो होगा क्या? मैंने कंपाइल किया एंड रन। इसने उस लाइन को प्रिंट नहीं किया। कंपाइल, ओके। यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है, जस्ट अ मिनट, मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ। हाँ, int and format percentage d expects a matching integer argument। ठीक है, उसने एक मैचिंग इंटीजर आर्गुमेंट, दैट मींस अगर जैसे ही आप परसेंटेज डी या कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करते हैं, कंपाइलर बोलता है कि उस पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए आपको एक आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा, उस पर्टिकुलर साइन से मैचिंग, या उसके लिए एक कोई ना कोई वेरिएबल आपको वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। ये एरर आप लोग याद रखेंगे। इसका मतलब है कि आपको आपने 2 बार उस पर्टिकुलर चीज को ये किया। अगर आप 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे 2 वैल्यूज देने पड़ेंगे। ओके, चाहे वो एक सिंगल वेरिएबल का ही क्यों ना हो, यहाँ पे आपको 2 बार उस पर्टिकुलर चीज को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं उसे ही फिर से रन करता हूं एंड क्लियर एंड ओके। ठीक है, एक न्यू लाइन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। कंपाइल एंड रन। ठीक है, यहाँ पे देखो A is ASCII न्यूमेरिक फॉर्म इज 64, या A in ASCII न्यूमेरिक फॉर्म इज 65। क्लियर है कि एक A का एक ASCII न्यूमेरिक फॉर्म 65 है। ठीक है, आप ऐसे ही बाकी चीजों को भी प्रिंट कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे क्लासेस पे कैसे हम पूरे A to Z जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके ASCII वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, या आप लोग इसके ऊपर एक एल्गोरिथम आप क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम A to Z इनटू ASCII फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर है यहां तक कि कैसे कैसे आप printf को मॉडिफाई कर सकते हैं? क्लियर है सभी Yes, को? sir. Yes, sir. ओके, इन बिटवीन भी आप कहीं पे भी आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं। आप उसके लिए न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, किसी ने कहा कि हमने जो कल हेडर फाइल हम लोगों ने बनाया था उसे कैसे यूज करना है। ओके, चलिए अब हेडर फाइल का देखते हैं। जनरली जब हम एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल की बात करते हैं, कल हमने 2 टाइप से हेडर फाइल देखा था। एक फर्स्ट वन इज बिल्ट इन हेडर फाइल, ओके, बिल्ट इन हेडर फाइल, एंड द सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। जब हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल की बात करते हैं तो उसे कनेक्ट करने के लिए, हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग? सर डबल कोट्स। गुड, डबल कोट्स। बाकी लोगों को याद नहीं है? Too many arguments. Okay.
डबल कोट्स हम लोग यूज करते हैं, और हम लोगों ने कल जो बनाया था एक हेडर फाइल हम लोगों ने बनाया था, उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस परफॉर्म किया है। ये मेरा हेडर फाइल है और इस पे मैंने कुछ और फंक्शंस मैंने ऐड किया है ताकि हम उसे और भी बेटर बना सकें। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या फंक्शन मैंने उस पर ऐड किया है। कल के फंक्शंस जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें एक सिंगल इंटीजर, 2 इंटीजर वैल्यूज का एडिशन हम लोगों ने परफॉर्म किया था, ठीक है। आज मैंने उसमें एक वॉइड वाला फंक्शन भी उसमें इंक्लूड किया ताकि आप उसे और एक्स्ट्रा एज अ एक्चुअल हेडर फाइल आप यूज कर सकें। एंड वन क्लियर स्क्रीन के लिए वी कैन क्लियर आवर स्क्रीन या टर्मिनल को क्लियर करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज एड्रेस, एक एड्रेस फॉर्मेट प्रिंट करेगा वो। एंड द ऑथर, एक फंक्शन मैंने उसमें इंक्लूड किया ऑथर का, ठीक है। तो जैसे ही आप ये पर्टिकुलर हेडर फाइल क्रिएट करते हैं उसके बाद आप कोई भी एक न्यू ये बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं test.c। मैंने एक नया फाइल क्रिएट किया test.c। अभी ये पूरा ब्लैंक फाइल है एंड मैं इस पे कर रहा हूं, एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, हाउ टू यूज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो नॉर्मल हेडर फाइल्स है वो हम इंक्लूड करते हैं #include stdio.h एंड देन int main। मेरा जो मेन फंक्शन होता है वो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। जो मेरा बेसिक स्केलेटन जो है return 0, ओके, ये बेसिक है, ये सभी को पता है। एंड आफ्टर दैट मुझे अब यूजर डिफाइंड जो हेडर फाइल है उसे उस पर इंक्लूड करना है। उसके लिए मैं #include, ओके जस्ट अ मिनट, मैं क्लियरेंस के लिए, एंड डबल कोट, और डबल कोट लगाने के बाद उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि क्या ये लोकल डायरेक्टरी को सर्च करना चाहते हैं, और उसने लोकल डायरेक्टरी पे जो है मेरा imb जो हेडर फाइल है उसे उसने इंडिकेट किया और मैंने उसे इंक्लूड कर लिया। जो बिल्ट इन को इंक्लूड करने में और जो लोकल डायरेक्टरी पे जो अवेलेबल है मेरा हेडर फाइल उसे इंक्लूड करने में यही डिफरेंस है कि जो आप बिल्ट इन है उस पर आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जो आपने बिल्ट किया है जो आपके लोकल डायरेक्टरी पे, आप चाहे तो इस stdio को आप लोकल डायरेक्टरी पे भी ला सकते हैं, लेकिन हाँ वहां पे फिर आपका डबल कोट्स वहां पे आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल अपन देखते हैं क्या ये सपोर्ट करता है। इस पे भी सपोर्ट करता है क्या, हम एक बार चेक करके देखते हैं। ओके एंड लेट्स ट्राई इट g++ एंड test.c। ओके, यहाँ पे नो सच फाइल और ड्राइव डायरेक्टरी उसने शो किया कि imb नाम का कोई भी फाइल्स या डायरेक्टरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी वो चेक कर रहा है जो उसका स्टैंडर्ड इंक्लूड जो फोल्डर है उसे वो चेक कर रहा है। पर जब मैं उसे बताता हूँ कि आपको वो स्टैंडर्ड फोल्डर नहीं, आपको लोकल डायरेक्टरी चेक करनी है, और जब मैं डबल कोट्स उसे देता हूँ तो उसे पता चल जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर हेडर फाइल को स्टैंडर्ड डायरेक्टरी पे नहीं, मुझे इसे लोकल ड्राइव पे ढूंढना है। उसके बाद वो लोकल ड्राइव पे ढूंढता है और वो सक्सेसफुली उसे उस फाइल को फैच कर लेता है। क्लियर है ये डिफरेंस दोनों का? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, अब यहाँ से मैं जितने भी मेरे फंक्शंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, मैंने imb.h पे बनाया है, उन सभी फंक्शंस को मैं वहां से एक्सेस कर सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूँ कि जिसने ऑथर ऑफ imb.h, तो मैं जस्ट एड्रेस यहाँ पे प्रिंट करूंगा, एड्रेस, एंड यहाँ पे जस्ट मैं इसे कंपाइल करूंगा, फिर से कंपाइल, और देखो यहाँ पे मैंने टेस्ट डॉट मतलब बिना फोर्सफुली, मैंने कोई फोर्स नहीं किया है उसे, तो ऑटोमेटिकली वो a.out जनरेट करेगा। a.out जैसे ही मैंने एंटर किया उसने एड्रेस न्यू रायपुर छत्तीसगढ़, उसने ऑटोमेटिकली जो भी इस एड्रेस में मैंने कोड किया है हेडर फाइल पे उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। आप इसे चेक कर सकते हैं। एड्रेस जो यहाँ पे मैंने बनाया है, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है एड्रेस, और यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया है और मैंने उसे फॉर्मेट किया। देखो मेरा सिंगल लाइन का एक है printf, पर उसे मैंने फॉर्मेट किया है /n स्केप कैरेक्टर्स और /t के साथ, और वो मुझे ऐसे कुछ फॉर्मेट पे प्रिंट कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पे और भी फंक्शंस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ऑथर। ओके, ऑथर को भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, और ऑथर को मैंने ये किया एंड फिर से मैं रिकम्पाइल कर रहा हूँ एंड देन एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे उसने जो भी डिटेल्स मैंने उसे दिया है, उसने वो डिटेल्स मुझे वहां पे शो कर दिया। ओके, क्लियर है कि मैं कैसे इंक्लूड करता हूँ। और इसके साथ कुछ और भी फंक्शंस हैं मेरे, जैसे कि हमने एक एडिशन का बनाया है, उस पर ऐड। ओके, ऐड एक फंक्शन है जिसपे हम वैल्यूज दे सकते हैं 12 एंड 13। ऐसे एक वैल्यू देता हूँ और वो उसे ऐड करके रिटर्न करेगा। देखते हैं क्या वो रिटर्न करता है या कंपाइल एंड रन। ओके, क्योंकि वहां से कोई अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है पर उस रिटर्न को मैं यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा हूँ। एक बेस्ट एग्जांपल है, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी ने शॉट मारा और वो शॉट ऊपर गई बॉल, पर उस बॉल के नीचे कोई भी प्लेयर नहीं है, तो क्या वो कैच होगा? नो सर। द सेम थिंग यहाँ भी होता है कि अगर मेरा एड जो मेरा ये एड फंक्शन है, अगर वो कोई चीज रिटर्न कर रही है और उस रिटर्न को अगर कोई होल्ड करने के लिए वहां नहीं होगा, तो वो होल्ड हो ही नहीं सकता। मतलब वो जो रिटर्न वैल्यू है वो स्टोर नहीं होगी। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, मुझे एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ इंट, और यहाँ पे मैं सम नाम से उसे क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे जो भी एडिशन होगा सम इक्वल्स टू एड। दैट मीन्स जो भी वैल्यू मेरा ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा उसे होल्ड या कैच कौन करेगा यहाँ पे? सम। गुड, यहाँ पे सम उसे ये करेगा और उसके बाद मैं प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट एफ स्लैश एन सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी, क्योंकि वो सम एक इंटीजर वैल्यू होगा सम। ओके, यहां से मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ, कंपाइल एंड रन। आगे आपका सम इक्वल्स टू 25। क्लियर है? और बेसिक जो एडवांटेज होते हैं हमारे हेडर फाइल का वो क्या होता है, इससे जो कोड रीयूजेबिलिटी बोलते हैं, इसे कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि जो भी कोड मैंने एक बार क्रिएट किया उसे मैं मल्टीपल टाइम्स अब यूज कर सकता हूं। क्लियर है? मैं किसी भी फाइल को, किसी भी सी फाइल को मैं क्रिएट करता हूं, उसमें जस्ट मुझे क्या करना होगा, एक लाइन इंक्लूड करना होगा, हैश इंक्लूड imb.h, और उसके बाद जितने भी फंक्शंस मैंने imb.h में क्रिएट किए हैं उसे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकूंगा। बार बार मुझे वो फंक्शन क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होगी। क्लियर है सभी को इतना? यस सर। यस मैम। यस सर। Yes, sir. गुड। और बाकी लोगों को, किसी को यहां तक में कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे कि स्कैनफ को हम कैसे यूज करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें इसे। यस ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने एक और इस पे एक फंक्शन बना रखा है जिसे हमने नाम दिया है ऐड वॉइड। ऐड वॉइड, ऐड वॉइड जैसे ही आप ये करते हैं, ये कोई भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पर हाँ ये आपसे वैल्यूज लेगा इनपुट और उसे प्रिंट भी करेगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं। ओके, मैंने इसे कंपाइल किया एंड हियर वी गो। ओके, देखो अभी तक उसने कोई भी वैल्यू नहीं मांग रहा था, वो आपसे कोई भी इनपुट नहीं ले रहा था, पर क्योंकि ऐड वॉइड एक ऐसा फंक्शन है जिससे हमने ऐसा कोड किया कि वो वैल्यूज आपसे इनपुट लेगा। उसने कहा एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने उसे वैल्यू ऑफ ए दिया, मैंने 144 एंड देन एंटर वैल्यू ऑफ बी, उसने कहा, मैंने कहा 45 एंड 6 एंड इक्वल्स टू the sum of 144 and 546 is 690। ओके, यहाँ पे ये जितना भी पोर्शन है वो उस फंक्शन का कमाल है ऐड वॉइड का। ऐड वॉइड आपसे यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है, उससे वैल्यूज भी ले रहा है, उसे सम अप कर रहा है और सीधे वहां से प्रिंट भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐड वॉइड किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे किसी भी तरह की कैचिंग या उसे स्टोर कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट कॉल और वो अपना काम फिनिश करेगा और चला जाएगा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन है क्या ऐड वॉइड का। यहाँ पे ठीक है, क्लियर है सभी को? ऐड वॉइड है ये मेरा जो फंक्शन मैंने बनाया है, और इसका रिटर्न टाइप है
कि द वैल्यू, और इसका टाइप बोल सकते हैं वो void है। void मीन्स नथिंग, कि ये कोई भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और ना ही इसे कोई भी टाइप की कोई वैल्यू, कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट है। फंक्शन को रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ फंक्शन के अंदर वो से इनपुट की रिक्वायरमेंट है। दो चीजें आप लोग समझेंगे, फंक्शन का पैरामीटर है यहाँ पे सब function parameter, okay, there is a no parameters, okay, that means void। and यहाँ पे मैंने 3 variables मैंने create किया integer type के a, b and c, and the first is printf। यहाँ पे मैंने एक simple एक statement print किया है, and the next thing is scanf, that means scan in the format %d। आपको scan किस टाइप से करना है, उसे एक numerical value के टाइप से आपको scan करना है, और इसके बाद आप एक जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, वैल्यू एट दैट एड्रेस, जो a की वैल्यू है वो आपको स्कैन करनी है वहां पे, सॉरी यहाँ पे स्कैन करना है एक वैल्यू को, और उसे स्टोर कराना है आपको %a पे, यानी कि जो एड्रेस ऑफ a है वहां पे उसे पुट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझ सकते हैं। सपोज आप फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर करते हैं, और आपने एक सेलफोन टाइप, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेलफोन आपने ऑर्डर की, और जैसे ही फ्लिपकार्ट उसे डिलीवर करने के लिए देता है, तो डिलीवरी बॉय को वो चीज मिलती है, और उसका एक स्पेसिफिक टाइप होता है, और वो उसे बोलता है डिलीवर दैट पर्टिकुलर सेलफोन टू द एड्रेस ऑफ ए। वहां पे ए जो होता है वो यूजर नेम होता है। सपोज आपका नेम अगर अक्षय है, तो यहाँ पे क्या है, डिलीवर द वैल्यू विच इज इन इंटीजर फॉर्म टू द एड्रेस ऑफ अक्षय। ओके, समझ पा रहे हैं इसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जो भी वैल्यू आप उसे देंगे स्कैनफ को, वो इंटीजर फॉर्मेट पे लेगा उसे, %d क्या है इसलिए, और उसे वो स्टोर कराएगा एड्रेस ऑफ ए पे। क्लियर है ये या sir. नहीं है? बाकी लोग मैं से एक और फाइल मैं क्रिएट Sir, करता would you हूँ। repeat it one more time? श्योर, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं से एक नया फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, input.c, okay, already existing scan.c, okay। how to take input using scanf, ओके हम कैसे इनपुट लेते हैं हम वो यहाँ पे देखेंगे। एंड include stdio.h। आप हमेशा ट्राई करेंगे कि आप इनिशियली से टाइप करें, इससे आपका टाइपिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगा, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आप मिस्टेक करते हैं वो भी चीजें आपको क्लियर होंगी। एंड देन int main and my return 0। ओके, ये मेरा जो बेसिक सिंटैक्स है वो मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, मुझे इनपुट लेने के लिए एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। इंट मैंने एक सपोज मैंने मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू मैंने क्रिएट किया है, और मैं प्रिंट करता हूँ /n enter वैल्यू, और एंटर a इक्वल्स टू, वो a की वैल्यू मुझे एंटर करेगा यहाँ पे जो भी यूजर है। मैं यूजर से पूछ रहा हूँ एंटर वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, एंड देन scan f एंड इन द फॉर्मेट ऑफ %d, यानी कि इंटीजर फॉर्मेट पे उसे स्कैन करना है, एंड स्टोर द वैल्यू व्हिच इज स्कैन एट द एड्रेस ऑफ a। ओके, एड्रेस ऑफ ए पे उसे स्टोर कर देगा उस पर्टिकुलर चीज को। और इसके बाद हम लोग काम करते हैं, इससे पहले हम लोग चेक करते हैं तो क्या वो सच में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं प्रिंट करता हूं printf /n %d, और मैं सबसे पहले मैं a की वैल्यू को ही प्रिंट कर लेता हूं कि क्या a की वैल्यू सच में पहले क्या थी। मुझे पता चलना चाहिए कि a की वैल्यू क्या थी और a की वैल्यू अब क्या हो गई है। ऐसे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूं a इक्वल्स टू। क्लियर है ये प्रोग्राम मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. मैं यहाँ पे इसे कंपाइल करता हूँ g++ एंड scan So print dot f. So in the second print
हाँ So print F. You have forgotten F. ओके, थैंक यू। ओके, इसे रिकम्पाइल करते हैं। ओके क्योंकि उसे मैंने डिफॉल्ट वे पे कंपाइल किया है तो मेरा ऑब्वियसली a.exe जनरेट होगा, a.out जनरेट होगा आप लोगों के में, और वहां पे जैसे देखो यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है a इक्वल्स टू 32764 समथिंग, इसे गार्बेज वैल्यू बोला जाता है। ओके क्योंकि कंप्यूटर जैसे ही किसी चीज को एक वेरिएबल क्रिएट करता है उसे एक डिफॉल्ट एक एड्रेस असाइन कर देता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस में मे भी हो सकता है कि कुछ गार्बेज वैल्यू वहां पे पहले ही एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, इसलिए वो जो ए की वैल्यू है उसने वहां पे जो भी वैल्यूज है उसे गार्बेज वैल्यूज हो गई वहां पे। और जैसे ही आपको एक वैल्यू देते हैं, सपोज मैं उसे 12 देता हूँ, ओके हम उसे प्रिंट नहीं करा रहे हैं इसके बाद, और इसके बाद भी इसे प्रिंट करते हैं। इसे हम प्रिंट करते हैं न्यू ए कैन। देखो हर बार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है की वैल्यू, क्योंकि जैसे ही आप उसे रन करते हैं, जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं उसे और एक नया कोड जनरेट होता है, और जैसे ही आप उसे स्टार्ट करते हैं हर बार वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है और हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक नया लोकेशन देता है। आप जरूरी नहीं है कि वो उसी एड्रेस पे हर बार वो एग्जिस्ट करे, हम देखेंगे कुछ और टाइम पे। एंड एंटर द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए मैंने 12 दिया उसे और उसने उसकी वैल्यू न्यू वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को कि कैसे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह अगर मैं परसेंटेज सी करता हूं तब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आया, क्यों एरर आया? क्योंकि जिस एड्रेस पे मैं स्टोर कराना चाह रहा हूँ, होता है ना कि अगर आपने अगर सेलफोन मंगाया और अगर कोई उसकी जगह एक बोल सकते हैं एक बैग लेके आ गया, कोई एक बैग आ गया, तो आप क्या करते हैं उसे, आप क्या करते हैं उसे रिटर्न कर देते हैं कि नहीं दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट एज पर माय ऑर्डर। ओके, तो आप वहां पे उसे रिजेक्ट करते हैं। सिमिलर वे पे यहाँ पे वो रिजेक्ट कर रहा है फॉर्मेट परसेंटेज सी एक्सपेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप कैरेक्टर बट आर्ग्यूमेंट 2 हैज टाइप इंटीजर। ठीक है, वो वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हम एक्सपेक्ट तो आपसे कर रहे हैं कि आप परसेंटेज सी टाइप का वैल्यू देंगे, पर जो जिस वैल्यू पे हमें पुट करना है, यहाँ पे जहां पे हमें डिलीवर करना है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, वहां पे वो उसे शो जो कर रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे एक प्रॉब्लम आई और उसने उसे नोटिफाई कराया। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान देंगे कि आप अगर इंटीजर वैल्यू ये कर रहे हैं तो आप इंटीजर के साथ ही उसे स्पेसिफाई करेंगे फॉर्मेट उसका। क्लियर है? यहाँ पे प्रिंट आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं, पर जब आपको स्टोर करना है तो उसका स्पेसिफिक टाइप ही होना चाहिए आपके पास। क्लियर है सभी को? यस सर। और जैसे हम लोगों ने प्रिंट के टाइम पे किया था, हमने मल्टीपल वैल्यूज को हमने एक साथ स्कैन किया था, प्रिंट किया था। सिमिलर वे पे आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को स्कैन कर सकते हैं एक साथ। जस्ट फॉर एग्जांपल आप सिमिलर टाइप की वैल्यूज को भी स्कैन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ए एंड बी, आप ए बी की वैल्यू ले सकते। और हाँ, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक बार अगर ए की वैल्यू को स्कैन कर लिया तो आप दोबारा स्कैन नहीं कर सकते, दोबारा ए की वैल्यू नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, वो उसे जस्ट ओवरराइट करते जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि मैं ए की वैल्यू को 2 बार स्कैनफ ले रहा हूँ। क्लियर एंड स्कैन। ओके, फर्स्ट वैल्यू मैं दे रहा हूँ उसे 14 और उसने 14 प्रिंट किया। देन आफ्टर दैट वो फिर से मुझे स्कैन के लिए मांग रहा है। ओके, मैंने उसे फिर से एक वैल्यू दिया 16 और उसने फिर से प्रिंट किया 16। ठीक है, क्लियर है कि आप जितनी बार चाहें उससे हो क्या रहा है, वो उसी एड्रेस पे ओवरराइट कर रहा है उस वैल्यू को। ठीक है, कभी कभी आता है ये सिचुएशन, सपोज मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया और उसके बाद सेकंड नंबर मैं एंटर करता हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू फॉर बी। पर यहाँ पे अगर मैं गलती से, कई बार होता है आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर इंटर जो यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है वो ए की ही हो रही, तो वो क्या करेगा, ए को ओवरराइट कर देगा। पर अगर मुझे डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो मैं बी को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि अब वो बी के वैल्यू को स्टोर करेगा और बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्लियर है?
Yes, sir. बाकी सभी को? Sir, हाँ sir, when we are not giving any value for A, why हम्म। is it ignoring the second statement, new value of A? It's not ignoring, but it's printing. Sir, it's not printing that one, new It's value of A. printed. Until we are not giving any value for A, it's not printing that statement, new value of Okay. A. What you want to say is why the compiler or the system is stopping here and not printing that particular line Yes, sir. It's until due we to give the flow value of condition. A. Okay. Okay. जब वो कंपाइल, आप जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको यहाँ रायपुर से आपको दिल्ली जाना है। ओके। एंड रायपुर से दिल्ली आप फ्लाइट के थ्रू जा रहे हैं सपोज, ठीक है। तो आप क्या बिना एयरपोर्ट जाए आप फ्लाइट पे बैठ सकते हैं और दिल्ली पहुंच सकते हैं? No, sir. द सेम थिंग इज, जब तक उसे देखो, मैंने एक प्रोसेस आप लोगों को, प्रोसेस चार्ट आप लोगों को शायद तक एक्सप्लेन किया था जब मैंने सीपीयू के टाइम पे। ओके, नहीं किया था। देखो सुनो, होता क्या है, जब आप कोई भी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं और जब आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और सीपीयू से रन करना स्टार्ट करता है। ओके, सीपीयू यहाँ से आया, उसने रीड किया और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को उसने परफॉर्म किया। पर जैसे ही सीपीयू यहाँ पे आता है उसे एक इनपुट आउटपुट, एक आईओ मिलता है, आईओ ऑपरेशन मिलता है। ओके, इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन मिलता है। यहाँ पे उसे इनपुट ऑपरेशन मिलता है और उस इनपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू वेट नहीं कर सकता, ठीक है, कि मुझे जब वो इनपुट देगा तब मैं चलूंगा। वो क्या करता है, उसे होल्ड करा देता है और उसे वो वेटिंग लिस्ट पे डाल देता है कि आप वेट कर रहे हो तो वेट करो, तब तक मैं किसी और प्रोग्राम को प्रोसेस करता हूं। ठीक है, इसीलिए वो रुका रहता है। देखो यहाँ पे मैं इसे फिर से रन करता हूं और वो वेट करता है कि यूजर मुझे, एक्सपेक्ट करता है कि यूजर मुझे एक वैल्यू दे ताकि मैं आगे फर्दर मैं प्रोसेस कर सकूं। ये देखो यहाँ पे वो उससे आगे वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि अभी वो सिर्फ वेट कर रहा है कि यूजर उसे कोई इनपुट देगा, उसके बाद वो आगे प्रोसेस करेगा। जैसे ही मैं उसे 14 या 12 कोई भी वैल्यू देता हूँ, वो आगे बढ़ता है, उसे प्रिंट करता है, पर आफ्टर दैट वो बी के लिए रुकता है। फिर इससे यहाँ पे उसे क्या रिक्वायरमेंट है, अनदर इनपुट स्टेटमेंट। ओके, जैसे ही मैं उसे 14 या 15 फिर से एक वैल्यू देता हूँ, इंटीजर वैल्यू, वो आगे बढ़ता है और वो फिनिश करता है। क्लियर है ये? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, गुड। Yes, sir. हाँ, इसे थोड़ा सा डेप्थ में ले जा सकते हैं, इसे आप लोग चाहें तो इसे डीबगिंग बोला जाता है। ठीक है, जस्ट मिनट, मैं आज थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ क्लास फिर से। उसके लिए थोड़े से कुछ प्रोसीजर्स डिफरेंट होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल्स, ओके, G++ एंड -G एंड scan.c। ये जो -G के साथ कंपाइल करते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस के साथ उसे कंपाइल करता है और उसके बाद आप लोगों को ये डीबग सेक्शन है और डीबग सेक्शन पे जाएंगे और इसे प्ले करना होता है। ओके, स्टार्टिंग डिबगिंग एंड टर्मिनल विल बी रीयूज्ड बाय टास्क। ओके, उसने उसे कंपाइल कर दिया और इसे मेरा स्टार्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे एक सिस्टम मेरा चेंज हो गया, जीसीसी बिल्ट एंड डीबग एक्टिव फाइल। ओके, यहाँ पे उसने मुझे डीबग मोड पे मुझे ऑपरेट करने के लिए लाया है वो, और यहाँ पे चीजों को मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है, जस्ट अ मिनट, मैं इसे स्टॉप करता हूँ। ओके, आउटपुट एंड टर्मिनल। ओके, यहाँ पे एक और टर्म होता है, उसे ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, कि किस पॉइंट पे हमें उस कंपाइलर को स्टॉप करना है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप यहाँ पे देखिए साइड, जब जो आपका न्यूमेरिक नंबर लाइन है उसके साइड पे जैसे ही आप अपना माउस ले जाते हैं या पॉइंटर ले जाते हैं, आपको एक रेड डॉट दिखता है। दिस आर कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट्स और ब्रेक पॉइंट्स। ओके, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स को एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट एक्टिव करता हूँ। जिस भी पॉइंट पे मुझे प्रोग्राम को स्टॉप करना है और मेरे मेमोरी या सिस्टम को चेक करना है, देखो जो भी ब्रेक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ये किया, वो सारे ब्रेक पॉइंट्स आपको यहाँ पे हाईलाइट हो गए कि कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं। ओके, अब मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ, क्लियर, एंड मेरे फाइल का नाम है scan, ओके, G++-G scan.c। ओके, कंपाइल हो गया एंड आफ्टर दैट अब मुझे बिल्ड करना है इसे, और थोड़ा सा यहाँ का प्रोसीजर चेंज होता है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने जीसीसी सेलेक्ट किया है बिल्ट एंड डीबग एक्टिव फाइल के लिए,
एंड मैं इसे प्रेस करता हूँ, वो अपना ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन करता है बिल्डिंग समथिंग, और उसके बाद वो उसे स्टार्ट करता है। ओके इनिशियली जो मेरा अभी जो मेरा करंट पे है, करंट जो है वो यहाँ पे मेन फंक्शन पे है, और ये एक एक्स्ट्रा टूल आपको मिलता है कि आप उसे स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं। एंड अभी जो स्टार्टिंग हुआ है मेरा मेन फंक्शन पे आया है, और मेन फंक्शन पे एंड वॉच है, और यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स देखो जो मेरा इनिशियली अभी स्टार्ट मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है, और जैसे ही मेन फंक्शन पे उसने एंटर किया वो स्टॉप हुआ है इस पर्टिकुलर लाइन पे 11, लाइन नंबर 11 यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्कैन डॉट सी पे है 11th लाइन पे। ओके क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ओके और इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट ये करता हूँ, ओके जस्ट अ मिनट, मैंने F11 प्रेस किया था, मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ F11 एंड रिकम्पाइल एंड रीडिबग। ओके अगेन वो स्टॉप हुआ है फर्स्ट वाले मेरे जो भी मेरा ब्रेक पॉइंट था वहां पे स्टॉप हुआ है, और यहाँ पे ए की वैल्यू है, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू शो कर रहा है, ए की वैल्यू जो गार्बेज वाली वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, एंड बी की गार्बेज वैल्यू, क्योंकि इस लाइन से पहले मैंने कोई भी इनपुट उसे नहीं दिया है। ठीक है दैन द नेक्स्ट लाइन मुझे यहाँ पे मेरे आउटपुट विंडो पे जाना पड़ेगा, डिबग एंड आउटपुट। ओके नेक्स्ट मैंने स्टेप ओवर किया, मेरा टर्मिनल प्रॉब्लम, आउटपुट कैन नॉट एडिट टास्क, ओके एंड द नेक्स्ट स्टेप मैं गया scanf A, ओके मुझे यहाँ पे मेरा कंसोल वो एक्सेस नहीं दे रहा है, ओके टर्मिनल, ओके जस्ट अ मिनट, मैं इसे एक बार फिर से रन करता हूँ, कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, ओके टर्मिनल, ओके गुड। फर्स्ट लाइन पे उसने स्टॉप किया है, और फर्स्ट लाइन पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ओके टर्मिनल पे है, और जैसे ही मैं उसे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए कहता हूँ, और यहाँ पे 12 मैंने इनपुट किया, एंड द नेक्स्ट लाइन, ओके यहाँ पे देखो जैसे ही उसने a इक्वल्स टू माइनस 9168 उसने प्रिंट किया जो उसके पास लोकल था, ये फर्स्ट लाइन को जैसे उसने कंप्लीट किया, एंड आफ्टर दैट वो सेकंड लाइन पे है, और मैं उसे फिर से नेक्स्ट मैं भेज रहा हूँ उसे नेक्स्ट स्टेप ओवर एंड एंटर a की वैल्यू, a की वैल्यू क्योंकि मैंने एक इनपुट ऑलरेडी दे दिया था तो उसने उसे कंसिडर किया है। बस लास्ट टाइम एक बार और इसे रन करते हैं अपन, फिर फिनिश करेंगे, डोंट वरी। आई थिंक ये पीछे बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा आ रहा है, ओके जस्ट अ मिनट वो, ओके फर्स्ट लाइन पे है अभी वो, सेकंड लाइन एंड देन 15 पे है, और वो उसने फिनिश किया है ये वाला प्रिंटिंग, जो ये प्रिंट है उसने फिनिश कर दिया, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एंटर वैल्यू ऑफ a, और इस टाइम पे वेरिएबल सभी एम्प्टी दिखा रहा है वो, और जैसे ही मैं वैल्यू देता हूँ उसे वहां पे वैल्यू मैं दे रहा हूँ 14 45, देखो यहाँ पे उसने a की वैल्यू को अपडेट कर दिया पर b की वैल्यू अभी भी गार्बेज वैल्यू है, एंड द नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट स्टेप अब उसने न्यू वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू प्रिंट किया, एंड नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ b अब उसने रिक्वायरमेंट थी और वैल्यू ऑफ b मैंने उसे दिया 199, एंड आफ्टर दैट उसने b की वैल्यू अपडेट कर दी, एंड आफ्टर दैट उसने b की वैल्यू प्रिंट, ओके b की वैल्यू उसने प्रिंट किया और इसके साथ उसने फिनिश कर दिया। ओके हम नेक्स्ट क्लास पे और देखेंगे इस पे डिटेल से कि कैसे हाउ टू डीबग योर कोड
इसे डीबगिंग कहते हैं, और जिससे आप चेक कर सकते हैं कि मेमोरी और वेरिएबल्स पे कौन सी जगह पे क्या वैल्यूज जा रही है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good.